हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन कंप्लीट कर लिया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन के हमने वेरियस टाइप देखे थे, उनके डेरिवेशंस देखे, उनके वेरियस एग्जाम्पल्स देखे थे। आज की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी चाप की लंबाई का अवकलज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है ये डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज। चाप की लंबाई का अवकलज ये टॉपिक एक नया टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक नहीं आता है तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं, या फिर इससे पहले की जो हमने वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं देख सकते। आप फ्रेश यहां से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि चाप क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क। फिर हम ये देखने वाले हैं कि चाप की लंबाई क्या होती है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। फिर हमें चाप की लंबाई का क्या करना होगा, अवकलज करना होगा, यानी कि उसका क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और इसका क्या देखने वाले हैं, डेरिवेशन देखने वाले हैं। पेपर के अंदर सीधा ये डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, इसको डेराइव करके दिखाओ, और या फिर पेपर में इससे जुड़े हुए क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि मान लो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास कोई प्लेन है, यानी कि आपके पास कोई समतल है, कोई आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका क्या है, ये आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है ना, ये आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आपके पास किसी फंक्शन का अगर हम कर्व बनाना चाहें, आपके पास मान लो कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कोई क्या है, फंक्शन है। और इस फंक्शन का अगर मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो मान लो कि इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, इसका कर्व मान लो एक बार के लिए ऐसा बनता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक बार हम मान लेते हैं ऐसा बनता है। साथ ही हमने ये मान लिया कि ये जो कर्व है ना, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने एक बार के लिए a बोल दिया, एक बार के लिए क्या बोल दिया, a। इसका कोई दूसरा पॉइंट है, इसको एक बार के लिए हमने p बोल दिया, क्या बोल दिया, p। और इस p के नजदीक में ही हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना होता है। हालांकि कर्व बनाते समय उस पॉइंट को हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि समझने में हमें क्या हो, आसानी हो, और डायग्राम थोड़ा क्या बने, अच्छा बने। हालांकि जो Q पॉइंट लिया जाता है वो P के बिल्कुल नजदीक में लिया जाता है, परंतु कर्व ड्रॉ करते समय हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। और ये हमने कोई थोड़ा सा दूर पॉइंट क्या ले लिया, Q। ये थोड़ा सा कोई दूर पॉइंट क्या ले लिया, इतने सबको कहानी समझ में आती है। आप इस AP को एक बार के लिए ध्यान से देखें। इस AP को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये AP एक बन रहा है आर्क, यानी कि एक क्या बन रहा है, चाप। ये AP जो शेप बन रही है, ये AP शेप क्या कहलाती है, आर्क, या फिर क्या कहलाती है, चाप। ये AP जैसी शेप, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आर्क या फिर चाप। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि चाप क्या होता है। तो ये जो शेप बनती है ना, ये शेप ही क्या कहलाती है, आर्क या फिर चाप।
बुक वाला कहना चाहता है कि इसकी लंबाई भी लो, इसकी लंबाई लो। तो मैंने मान लिया कि जो मेरी एपी डिस्टेंस है ना, एपी वो कितनी है, स्मॉल एस है। एपी डिस्टेंस मेरी कितनी है, स्मॉल एस। तो हम जो जो बातें काम में ले रहे हैं वो सारी लिखते हुए चल रहे हैं। आर्क सबको समझ में आ गया। तो मैंने मान लिया कि जो मेरी एपी डिस्टेंस है ना वो कितनी है, एस। एपी डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, एस। अब आगे चलते हैं। और जो मैंने फंक्शन लिया वो कितना लिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन लिया है, कर्व जो बनाया है वो कौन सा बनाया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इतना सबको क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो Q पॉइंट है ये बिल्कुल P के नजदीक है नहीं है, ये बिल्कुल P के नजदीक रहता है, इतना दूर नहीं रहता है। बस हम कर्व के अंदर थोड़ा कर्व साफ साफ दिखाई दे, जो डेटा हम लिखे वो हमें कंप्लीटली दिखाई दे, इसलिए दूर लेके चलते हैं। तो P पॉइंट, Q पॉइंट बिल्कुल P के नजदीक है। तो AQ जो डिस्टेंस होगी ना, AQ जो डिस्टेंस होने वाली है वो डिस्टेंस होने वाली है S प्लस डेल एस, यानी कि बहुत कम दूरी। डेल का मतलब होता है कि ये डेल जो रहता है ना, ये 1 से 0 के बीच में रहता है। 1 से किसके बीच में रहता है, 0 के बीच में। तो डेल एस रिप्रेजेंट करता है बहुत छोटी डिस्टेंस को। किसी भी डिस्टेंस के अगर डेल लग जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है बहुत छोटी वैल्यू को। तो ये जो दूरी रहेगी ना डेल एस, वो कितनी रहेगी, बहुत छोटी। तो ए से क्यू के बीच की दूरी कितनी रहेगी, एस, और वो डेल एस और ऐड हो जाएगा। तो ए क्यू मेरी कितनी रहने वाली है, एस प्लस डेल एस। तो बोलता है ठीक है। आपने चाप बता दिया मुझे, चाप क्या होता है, आपने चाप की लंबाई भी ले ली। चाप तो कौन सा हो गया, एपी, और चाप की लंबाई हो गई एस। दो बातें तो हुई, चाप हो गया और चाप की लंबाई हो गई कितनी, एस। अब बुक वाला कहना चाहता है कि इसका डेरिवेटिव और करो। इसका क्या करो, अवकलन। इसका हमें अवकलन करना है, और इसका अवकलन मतलब हमें ds अपॉन dx निकालना है। हमें कुल मिला के क्या निकालना होगा, ds अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में उसका हमें क्या करना होगा, अवकलन। हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, हम ds अपॉन dy भी निकाल सकते हैं, परंतु जनरली हम क्या निकालते हैं, ds अपॉन dx। तो ये चाप, ये तो हो गया हमारा चाप, ये हो गई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और ये हो गया चाप का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज। तो जो पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। उसने पूछा क्या है, चाप, चाप की लंबाई, आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। तो बुक वाला कहना चाहता है ये जो वैल्यू जिसकी इक्वल आएगी ना, मुझे वो वैल्यू बताओ आप। बात ये है, इस डेरिवेटिव के अंदर हम कुल मिला के ds अपॉन dx की क्या निकालने वाले हैं, वैल्यू निकालने वाले हैं। और ds अपॉन dx कितना आएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है। चाप, चाप की लंबाई और चाप की लंबाई का अवकलज। अवकलन चाहे x के रेस्पेक्ट में करो चाहे y के रेस्पेक्ट में करो, हम मोस्टली किसके रेस्पेक्ट में करते हुए चलते हैं, x के रेस्पेक्ट में करते हुए चलते हैं। अब चलते हैं आगे। मैंने एक काम किया, इस p के जो कोऑर्डिनेट लिए वो x, y के लिए, कितने लिए, x, y। p के कोऑर्डिनेट मैंने कितने लिए, x, y। अब इस q के कोऑर्डिनेट मुझे बताओ कितने होंगे। q पॉइंट बिल्कुल p के नजदीक है, तो x में कुछ डिस्टेंस ऐड होगी और y में कुछ डिस्टेंस ऐड होगी। तो मैंने q के कोऑर्डिनेट लिए x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, x प्लस डेल x, y प्लस डेल y। किसी भी पॉइंट के नजदीक में कोई पॉइंट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और इसके कोऑर्डिनेट पूछे, लेकिन पॉइंट होना चाहिए नजदीक, तो x में भी कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है और y में भी कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये तो p के कोऑर्डिनेट हो गए और ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, q के। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस p पॉइंट से, इस p पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। इस P पॉइंट से इस P पॉइंट को थोड़ा नजदीक लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ये P पॉइंट, ये वाला P पॉइंट है ना, इस P पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और उसको कोई नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M, M नाम दे दिया ना। इस Q पॉइंट से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला
एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसको नाम दे दिया एक बार के लिए एन। इसको क्या नाम दे दिया? यहां तक सबको क्लियर है क्या? कोई आप मुझे बता सकता है कि OM की डिस्टेंस कितनी होगी? OM की डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस x आएगी, नहीं आएगी? x आएगी। कोई मुझे PM की डिस्टेंस बता सकता है कि PM की डिस्टेंस कितनी आने वाली है? y। कोई मुझे ON की डिस्टेंस बता सकता है क्या? ON की डिस्टेंस आएगी x प्लस डेल एक्स, और QN की डिस्टेंस कितनी आएगी? y प्लस डेल वाई। यहां तक कि सबको कहानी क्लियर है? अब मैंने एक काम किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ओ डाला और इसको नाम दे दिया MNOL, दे दो इसको L। इसको कोई नाम क्या दे दिया? L। यहां तक कि सबको कहानी क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी ON, ये ON किस किस से मिलकर बना है? OM प्लस MN, इनसे मिलकर बना है ON। और OM हमारे पास कितना है? OM X और ये MN। तो मेरे पास MN कितना निकल के आएगा? X इधर जाएगा तो MN कितना निकल के आएगा मेरे पास? डेल एक्स। क्या मेरे पास MN डेल एक्स निकल के आएगा, नहीं आएगा? ध्यान से देखो, क्या मेरे पास MN डेल एक्स निकल के आएगा? ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी निकल के आएगी? डेल एक्स। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास डेल एक्स आएगी तो मेरी ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी? डेल एक्स। यहां तक सबको क्लियर है? और मेरी ये डिस्टेंस कितनी है? y, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी निकल के आएगी? डेल y। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको, ये लास्ट तक सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? पूरा लिखा हुआ है एकदम। ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? डेल y। यहां तक सबको क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये सारी बातें हटा दें, ये सारे हटा देते हैं, ये हमारे अभी कुछ काम करनी। अब बात रही पेपर के अंदर लैंग्वेज लिख के आने की। आप लोग क्या करते हो? पेपर के अंदर डेरिवेटिव की लैंग्वेज पर रट के रहते हो, और इसकी लैंग्वेज को बार बार रटने की क्या करते हो? कोशिश। तो आपको क्या करना है, माना कि दिया गया कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और साथ ही यह माना कि इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट x और y है, और Q के कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई है। साथ ही हमने यह भी माना कि जो AP जो चाप बन रहा है उसकी डिस्टेंस या उसकी लेंथ s है, तो PQ की डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी? डेल s होगी। कितनी होगी? डेल s होगी। P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, और Q से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? n पे, मतलब x एक्सिस पे, जिसको क्या नाम दिया? n। तो आप इसकी लैंग्वेज पे नाट के लैंग्वेज खुद से बना के लिखें। ऐसा भी नहीं है कि आप पेपर में उसी की तरह रटने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि बुक वाले ने दिया, ऐसा नहीं करना है। आप लैंग्वेज बनाएं खुद से। अब चलते हैं आगे। अब मैंने एक काम किया, इस P को इस Q से मिलाया, इस P को इस Q से मिलाया। क्या यहां पे राइट एंगल बन रहा है क्या? और ये डिस्टेंस मैंने एक बार के लिए मान ली डेल L। कितनी मान ली? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम रहेगी, P और Q के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। किसी भी लेंथ के आगे अगर हम डेल लगा रहे हैं, मतलब उन पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, क्योंकि डेल बहुत छोटी वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट। तो हमने डेल L इसीलिए लिया है क्योंकि P और Q ज्यादा दूर नहीं है। मैं चाहता तो यहां पे L भी ले सकता था, लेकिन L हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि P और Q बिंदु दूर नहीं है, और दूर नहीं है तो इनके लिए डेल लगा के क्या करनी होगी? लेनी होगी। अब इधर एक बात सुनो, क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लोगे? PLQ। PLQ क्या पाइथागोरस प्रमेय यही बोलती है क्या? डेल L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डेल L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, यही है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? मैं एक काम करता हूं, पूरी के अंदर डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इतनी कहानी सबको समझ में आती है? क्या यहां से मैं डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी क्या? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल वाई अपॉन
डेल एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार के लिए इसको एक बार मैं इक्वेशन नंबर कितने दे देता हूं 1। यहां तक सबको क्लियर है कि मुझे बताओ एक बार, क्या इस इतने पहले तो हमने एक कर्व बनाना सीखा कि ये हमने ड्रॉ कैसे की और ये सारी वैल्यू कैसे लिखी। इतना लिखने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचे। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? मैं चाहता हूं कि कुल मिला के मुझे ds अपॉन dx निकालना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका चाप कौन सा AP, चाप की लंबाई कौन सी S, लंबाई का हमें क्या करना है अवकलज, अवकलज मतलब कुल मिला के मुझे ds अपॉन dx निकालना है। तो ये जो भी मैं काम करने के लग रहा हूं ना, कि ये कर्व बनाने का जो काम हुआ, या फिर ये जो भी हम काम कर रहे हैं, या हमने जो परपेंडिकुलर डाले हैं, या फिर जो लेंथ डेल एल हमने मानी है, वो सारे काम कर रहे हैं हम इसको निकालने के लिए। ये सारे जुगाड़ कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? इसको एक बार थोड़ा ऊपर करके छोटा लिखते हैं, या आएगा नहीं, एक बार थोड़ा छोटा करके लिखने दो इसको, आएगा नहीं पूरा ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल PLQ डेल एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो डेल ऑफ एल ऑफ डेल ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल ऑफ वाई ऑफ डेल ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और डेल ऑफ एल ऑफ डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और 12 जाएगा प्लस -1, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी एक बार के लिए हमारी 1। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब इधर ध्यान से देखो, नाउ डेल एस अपॉन डेल एक्स, इस डेल एस अपॉन डेल एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? डेल एस अपॉन डेल एल प्रोडक्ट डेल एल अपॉन डेल एक्स। एक ही बात है, क्योंकि डेल एल से डेल एल कैंसिल होगा तो डेल एस अपॉन डेल एक्स ही बनाएगा। तो क्या डेल एस अपॉन डेल एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इधर ध्यान से देखिए, डेल एस अपॉन डेल एल की जगह तो डेल एस अपॉन डेल एल, डेल एस अपॉन डेल एल की जगह तो, और इक्वेशन 1 से मान उठा के मैं लिख सकता हूं कितना? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने इसका मान उठा के रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना यहां पे साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने उठा के मान रख दिया यहां पे। टेकिंग लिमिट बोथ साइड व्हेन Q टेंड्स टू P, टेकिंग लिमिट बोथ साइड व्हेन Q टेंड्स टू P। अब इधर एक बात सुनो, इस इक्वेशन नंबर 2 की मुझे दोनों साइड में क्या लेनी होगी? लिमिट। एक बार के लिए लिमिट क्या होती है? Q टेंड्स टू P क्यों ली मैं सब समझाऊंगा, एक बार लिखो। तो दोनों साइड में हम एक बार के लिए लिमिट ले रहे हैं, लिमिट Q टेंड्स टू P डेल एस अपॉन डेल एक्स, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल ही, तो हम पहले वाले पार्ट को और तीसरे वाले पार्ट को काम में ले रहे हैं, उसकी भी लिमिट ले लो। लिमिट प्लस माइनस तो बाहर कर दो, लिमिट Q टेंड्स टू P डेल एस अपॉन डेल एल स्क्वायर रूट 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 3 दो इसको एक बार, इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक बार मैं इधर करके दिखा रहा हूं आपको ना, जैसे कि मान लो एक बार इधर देखो, इधर करके बता रहा हूं, मेरा कोई कर्व ये है, इसमें A पॉइंट यहां पे है, यहां पे मेरा P पॉइंट है, और मैं बोल रहा हूं कि जो Q पॉइंट आपको लेना होता है ना, वो बिल्कुल P के नजदीक लेना होता है, बिल्कुल P के क्या लेना होता है? नजदीक। इतना दूर P इतना दूर Q नहीं लिया जाता है। हम लोग तो ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो डायग्राम हम बना रहे हैं थोड़ा क्लियर नजर आए। वो Q पॉइंट बिल्कुल P के क्या लिया जाता है? नजदीक। जो हमारा जो ओरिजिनल आर्क बनेगा, वो ओरिजिनल आर्क हमारा AP है या फिर AQ है? मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल जो हमारा आर्क है वो AP आर्क है या AQ? वो हमारा ओरिजिनल आर्क है AP, ना कि AQ। पहली बात तो ये, हमें जो चाप की लंबाई काम में लेनी है वो AP की काम में लेनी है, AQ की? AP की।
जो हमें डेरिवेटिव करना है वो एपी का करना है या एक्यू का, एपी की लेंथ का। किसकी लेंथ का करना है? एपी की लेंथ का। मतलब सारे काम हमें करने हैं किसके ऊपर? एपी के अंदर। फिर बात आती है कि हमने क्यू पॉइंट क्यों लिया। क्यू पॉइंट हम सिर्फ इसलिए लेके चलते हैं ताकि हम इस डेरिवेशन को क्या कर सकें? सोल्व कर सकें। अब मैं एंड में चाहूंगा नहीं चाहूंगा कि ये क्यू पॉइंट मेरा उठ के वापस से कहां पे आ जाए? पी पॉइंट पे। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा क्यू पॉइंट उठ के कहां पे जाए? पी पॉइंट पे जाए। मेरा क्यू पॉइंट उठ के कहां पे जाए? पी पॉइंट पे। इसीलिए हम दोनों साइड में क्या लेते हैं? लिमिट। और लिमिट कब लेते हैं? जब मेरा क्यू किसकी तरफ जाएगा? पी की तरफ। मेरा क्यू किसकी तरफ जाएगा? पी की तरफ। क्यू किसकी तरफ जाएगा? पी की तरफ। अब इधर ध्यान से सुनो, मेरा क्यू किसकी तरफ जा रहा है? पी की तरफ। ये मेरा ए, ये मेरा पी, एक बार दूर बना लेते हैं फिर से, ये मेरा क्यू। ये जो दूरी है ना, ये चाप, ये तो हमने कितना माना? डेल एस। ये हमने डेल एस ही माना है, क्योंकि ये तो एस है और ए से क्यू तक एस प्लस डेल एस है, तो ये इतना कितना बचेगा? डेल एस ही तो बचेगा। ये तो मैं लिख देता हूं, डेल एस ही तो बचेगा। ये कितना बचेगा? डेल एस। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ मैंने कितनी मानी है? डेल एल। ये लेंथ मैंने कितनी मानी है? डेल एल। अब मुझे एक बात बताओ कि ये मेरा पी, ये मेरा क्यू, ये डिस्टेंस डेल एस और ये डिस्टेंस डेल एल, ये डिस्टेंस डेल एल। अब मैं चाहता हूं कि क्यू मेरा नजदीक किसके आए? पी के। क्यू मेरा नजदीक आएगा तो ये छोटा चित्र बनेगा, छोटा चित्र बनेगा। तो ये डिस्टेंस डेल एस और ये डिस्टेंस डेल एल। क्यू को और पी की तरफ लाना है, क्यू को और पी की तरफ लाओगे तो ये पी और ये क्यू, ये डेल एस और ये डेल एल। बुक वाला कहता है इतना भी नहीं, क्यू को और पी की तरफ लाओ, क्यू को और पी की तरफ लाओगे तो ये पी और ये क्यू, ये डेल एस और ये डेल एल। बुक वाला चाहता है क्यू को और पी की तरफ लाओ, और क्यू को पी की तरफ लाओगे ना तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका डेल एस किसके इक्वल हो जाएगा? डेल एल के। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका डेल एस किसके इक्वल हो जाएगा? डेल एल के। यानी कि आप लगातार क्यू को किसकी तरफ लाने की कोशिश करोगे? पी की तरफ। इस क्यू को किसकी तरफ लाने की कोशिश करोगे? पी की तरफ। तो मेरी डेल एल एस और मेरी डेल एल वाली डिस्टेंस लगभग क्या हो चुकी रहेंगी? इक्वल हो चुकी रहेंगी। इतनी का नहीं सबको समझ में आती है ना? तो मुझे एक बात बताओ, क्या नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है? इधर एक बार देखना, नीचे तक, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है क्या? यहां तक सबको दिखाई दे रहा है ना? एक बार इसका हटा देते हैं, ये सबका नहीं समझ में आ गई ना सबको कि मेरा क्यू पॉइंट पी की तरफ आएगा। चलो अगली स्टेप में देखेंगे। इधर देखो, तो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं? लिमिट क्यू टेंड्स टू पी डेल, ये एस है, एक्स नहीं है, ये एस है, सॉरी, डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसको ध्यान से देखें, इस डिस्टेंस को। जब मेरा क्यू पी की तरफ जाएगा तो क्या मेरा डेल एस और मेरा डेल एल आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। और डेल एस और डेल एस आपस में इक्वल होंगे तो ये पूरी वैल्यू मुझे देगा 1, क्योंकि डेल एस आ जाएगा यहां पे, वो डेल एस से डेल एस कट के कितना देगा? 1। और यहां पे अब ये लिमिट इसके लिए तो 1 हो गई, अब इस पे लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्यू टेंड्स टू पी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। तो इंपॉर्टेंट बात है कि क्यू मेरा पी की तरफ जाएगा ना तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। ये वैल्यू कितनी देगा? 1। और कैसे इक्वल होंगी मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको बता दिया। तो ये हटा देते हैं एक बार के लिए। हमारा काम कुल मिला के ये है। अब इधर सुनो कहानी, ये ऊपर वाला हटा दे क्या? ऊपर वाला हटा देते हैं ना। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब जब लिमिट लगी हुई रहती है तो इस डेल एस अपॉन डेल एक्स को तो लिख दिया जाता है इस प्रकार से, डीएस अपॉन डीएक्स। ये लिखने का पैटर्न ही होता है, चाहे इस प्रकार से लिख दो और चाहे इस प्रकार से लिख दो, एक ही बात है। इक्वल प्लस माइनस, यहां पे भी ये लिमिट लगी हुई है तो ये जो डेल है ना ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डेरिवेटिव के अंदर। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
और ये हमारा आता है फाइनल आंसर या फिर फाइनल डेरिवेशन। अब इधर ध्यान से देखो, तो बुक वाले ने कहा कि चाप लो, तो चाप हमने ले लिया एपी, यानी कि आर्क हमने क्या ले लिया एपी। चाप की लेंथ लो, लेंथ हमने क्या ले ली एस। उस लेंथ का क्या करना है आपको डेरिवेटिव, उस लेंथ का आपको क्या करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कि क्या करना है अवकलज। तो अवकलज किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर दिया हमने, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमें कुल मिला के निकालना था ds अपॉन dx, और ds अपॉन dx हमने कितना निकाल दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, चाप की लंबाई का अवकलज। और इस प्रकार से ये डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, आप लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमने कहीं लैंग्वेज लिखी क्या, आपको क्या ये डायग्राम समझने में कहीं दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या करते हो, इसकी जो लैंग्वेज दी हुई है ना उस पर टक जाते हो। अब रही बात लैंग्वेज की, तो खुद से लिखो कि माना कि दिया गया वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उसका हम कर्व बनाते हैं, तो उस पर मान लिया कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, दूसरा पॉइंट उसी के नजदीक में Q है जिसके कोऑर्डिनेट इतने हैं। फिर हम क्या करते हैं, P से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और Q से एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर डालते हैं, x एक्सिस के ऊपर। ये जो डिस्टेंस आती है ये डेल x आती है, ये डिस्टेंस कौन सी आती है, डेल y। फिर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं PLQ, वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, इसकी, ये वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं। फिर हम फिर से क्या करते हैं, हमें डेल एस अपॉन डेल एक्स लेते हैं, इसको इस प्रकार से लिख दिया, और ये सारी वैल्यू करते हुए कहां तक पहुंच गए, इस पर यहां तक पहुंच गए। इस प्रकार से हमने चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेरिवेशन हमने किया है ना चाप की लंबाई का अवकलन, ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया है। कौन सी फॉर्म में किया है, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि कार्तीय रूप के अंदर निकाला है फॉर्मूला। अब कार्तीय रूप क्या होता है मैं समझा देता हूं। अगर किसी फॉर्मूले को हम x और y की टर्म में निकालते हैं, यदि किसी फॉर्मूले को हम x और y की टर्म में निकालते हैं तो उसको तो बोलते हैं कार्टेशियन रूप, या क्या बोलते हैं, कार्तीय रूप। कल हम चाप की लंबाई का अवकलज ही करेंगे, लेकिन कौन सी फॉर्म के अंदर करेंगे, पोलर फॉर्म में करेंगे। कौन सी फॉर्म में करेंगे, पोलर फॉर्म में, यानी कि कौन से रूप में करने वाले हैं, ध्रुवीय रूप में। और ध्रुवीय रूप का मतलब होता है जब किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन r और थीटा के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, r और थीटा के अंदर। तो कल हम इसका ही एक डेरिवेशन देखने वाले हैं जो पोलर फॉर्म में रहेगा, यानी कि दूसरा फॉर्मूला रहेगा, और कौन सी फॉर्म में, r और थीटा में। पेपर के अंदर दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। पेपर के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि चाप की लंबाई का अवकलज कार्तीय रूप में ज्ञात करो। पेपर के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि चाप की लंबाई का अवकलज ध्रुवीय रूप में ज्ञात करो। और इन दोनों से जुड़े हुए फिर हम क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हमने बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, एक भी लाइन हमने रटने के हिसाब से नहीं पढ़ी है। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। और साथ ही हम जितने भी टॉपिक कवर करते हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, जिनके सिलेबस का हिस्सा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। ये पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, ये राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आप टॉपिक देखते हुए क्या कर सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।